ऑलराइट जी, HTML CSS जावास्क्रिप्ट और उसके बाद जी जावास्क्रिप्ट के बाद क्या आएगा? रिएक्ट में पहुंचने के लिए एक एडवांस जावास्क्रिप्ट के कुछ टॉपिक्स जिसमें से मैप, फिल्टर, फाइंड, टर्नरी ऑपरेटर, स्प्रेड, डी स्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें करनी आनी चाहिए आपको। ये वक्त के साथ साथ आप लोग रिएक्ट में भी सीख रहे होंगे, लेकिन आज इसको मज़ीद थोड़ा सा कवर कर लेते हैं, उसके बाद फिर रिएक्ट में भी आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। तो मैप, फिल्टर, फाइंड एंड स्प्रेड, डी स्ट्रक्चर एंड टर्नरी ऑपरेटर। ओके, फोल्डर नाम ये बना लिया हमने। शुरू से आज करते हैं ताकि एक बार रिवीजन भी हो जाए आपकी HTML CSS जावास्क्रिप्ट की। तो हमारी मेन फाइल ये तो याद ही होगा। ओके जी, एडवांस्ड सबसे पहले हेडर के अंदर नैव आता है, वो आ जाएगा। उसके बाद मेन और मेन के बाद फुटर के अंदर कंटेनर, रो, कॉलम के अंदर p डॉट मार्जिन बॉटम 0, टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट वाइट एंड कॉपी कंटिन्यू हियर, इसको करते हैं स्पैन, कॉपीराइट 2002-3 ऑल राइट्स, हेडर में आपका वो कंटेंट आ जाएगा। अच्छा, जब बूटस्ट्रैप को हम लिंक करते हैं, हमने इंस्टॉल करने का तरीका देखा है, नोड मॉड्यूल्स वाला देख लिया, ठीक हो गया। तो इसमें इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के लिए आपके पास npm i बूटस्ट्रैप, इससे क्या होगा, यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर package.json का एक फाइल वो क्रिएट हो जाएगी, package.json भी। इसमें हमारे पास बूटस्ट्रैप आ चुकी है और सैस हमने कर लिया था। इसमें वॉच सैस एक्सटेंशन है एक, वॉच सैस लाइव सैस कंपाइलर, ये आपके पास ग्लेन मार्क्स इसका डेवलपर, इसको इंस्टॉल कर लें। इसके बाद क्या होगा, इस तरह लाइव गो लाइव का आपके पास ऑप्शन आ जाता है, सॉरी लाइव सैस कंपाइलर। ओके, न्यू लाइव सैस जी, लाइव सैस कंपाइलर ये, ठीक है। तो जब आप ये कर लेंगे तो फिर क्या होगा आपके पास, जब SCSS की फाइल आएगी। ओके, यहाँ पर एक फोल्डर बना लेते हैं स्टाइल्स के अंदर हम क्या फाइल रख रहे हैं, style.css, ठीक है। लेकिन अब हम क्या रखने लगे, SCSS। ओके, SCSS हमारा ये ब्राउज़र जो है SCSS को नहीं समझता, तो इसमें हम क्या करेंगे, CSS, इसमें लिंक स्टाइल्स style.scss। लेकिन SCSS को जब समझता नहीं है तो हमने क्या करना है, इसको CSS का ही बताना है, लेकिन CSS की फाइल नहीं है अभी तक। तो CSS में क्या होगा, यहाँ पर ही आप वॉच सैस करें तो ये देखें आपके पास style.css की फाइल ऑटोमेटिकली बन गई, ठीक हो गया। अब आप इसमें जो भी कोड आपने सारा SCSS में करना है वो ऑटोमेटिकली CSS की फाइल में कन्वर्ट होता जाएगा। तो यहाँ पर जब CSS की फाइल बनाई तो ये लिंक अब ऑलरेडी हो चुका है। उसी तरह यहाँ पर एक कोर फोल्डर हमारे पास JS, और JS के अंदर फाइल script.js, इसको लिंक कर लें, स्क्रिप्ट सोर्स JS के अंदर script.js, ये हमारा हो चुका। ओके, बूटस्ट्रैप हमारे पास नोड मॉड्यूल्स में बूटस्ट्रैप, और बूटस्ट्रैप के अंदर SCSS में आपके पास bootstrap.scss की फाइल मौजूद है, ठीक है जी। तो
इसको लिंक करने के लिए आपके पास यहाँ पर style.scss में एट import string बैक जाएंगे, नोड मॉड्यूल्स में बूटस्ट्रैप में SCSS में bootstrap.scss, और इसको आप लोग सेमी कॉलन की मदद से क्लोज करेंगे, नहीं करेंगे तो एरर रहेगा। ओके, जैसे ही सेव करेंगे तो ये देखें चेंज डिटेक्टेड, SCSS में कुछ चेंजेस हुई हैं, वो वॉच कर रहा है, और style.css ये देखें दोबारा से उसने फाइल को जनरेट कर दिया। ठीक हो गया। अब जैसे ही जनरेट किया तो इस बूटस्ट्रैप में जितना भी कोड था वो सारा का सारा CSS में आ चुका होगा। ये देखें, तो ये कंप्लीट एक्चुअल में आपकी बूटस्ट्रैप की CSS की जो फाइल है वो कह लें 12,033 लाइनों पर मुश्तमिल है, जो CSS का कोड लिखा हुआ है, तो सारा आपके कोड में आ गया। अच्छा, इसको हम करते क्यों हैं, जबकि हम इसको लिंक कर सकते हैं, तो फिर इसको करने की क्या ज़रूरत पड़ी, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। पहले बूटस्ट्रैप में, अच्छा इसका 5.3.0 हुआ है, ठीक है, बूटस्ट्रैप 5.3.0, गेट bootstrap.com 5.3.0, ओके 5.3, ठीक है, ये लेटेस्ट है डॉक्स में। और नैब बार, इसी को कॉपी कर लें, और index.html, ये आपका कोड आ गया सारा, ठीक है। बीजी बॉडी की बजाय बीजी प्राइमरी, और इसको भी क्लास में बीजी प्राइमरी पी बाय करते हैं, ये आपका कंटेनर गो लाइव, तो ये देखें आपके पास, ठीक है। और इसको हम कह देते हैं कि नैब बार जो है वो आपका नैब बार डार्क है, तो ये हो जाएगा। टेक्स्ट वाइट भी हमने किया था, नहीं हुआ, अच्छा टेक्स्ट सेंटर टेक्स्ट वाइट, तो ये आपके पास आ गया। ओके, अब मेन को style.css style.scss हैशटैग, ओके सॉरी, बॉडी डिस्प्ले फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, मिनिमम हाइट जो है इसकी आप 100 ph करते हैं, और मेन को जो है फ्लेक्स 10 ऑटो कर दें। तो अब क्या होगा, ये आपका फुटर लास्ट में आ जाएगा, ठीक है, ये लास्ट में आ गया। ओके, अब हमने यहाँ पे भी प्राइमरी कलर दिया और यहाँ पे भी प्राइमरी कलर दिया। हम चाहते हैं कि पूरी बूटस्ट्रैप में प्राइमरी कलर जो है वो चेंज हो जाए। डेफिनेटली आपके कंपनी जो है, लेट सपोज, या कोई भी क्लाइंट है, उसका सेम कलर तो नहीं होगा, लेकिन अगर आप बूटस्ट्रैप यूज़ करना चाह रहे हैं और उसका कलर यूज़ करना चाह रहे हैं उसकी कंपनी का, तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर इंपोर्ट करने से पहले डॉलर प्राइमरी कॉलन, और यहाँ पर हैशटैग 1D57 आपने इस तरह कलर पास कर देना है। तो बूटस्ट्रैप में जहाँ जहाँ प्राइमरी कलर ये यूज़ हो रहा है ब्लू कलर, वो ऑटोमेटिकली चेंज अप इसमें हो जाएगा। सेव करें, ये देखें, ये SCSS यूज़ करने का फ़ायदा है। SCSS में आप पूरी लाइब्रेरी को चेंज कर सकते हैं, अपने मुताबिक मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लिंक करते तो लिंक में जाके आप नैव बार का अलग से कलर चेंज करते, फुटर का अलग से चेंज करते, कोई बटन यूज़ करते तो बटन का अलग से चेंज कर रहे होते। लेकिन SCSS में क्या होता है, सिर्फ एक लाइन से आपका पूरा काम हो जाता है। जी, तो ये क्लियर है। ओके जी, इसको आप बंद करें, मेन हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, index.html। ओके, आल्सो अगर इस स्क्रिप्ट सोर्स नोड मॉड्यूल्स बूटस्ट्रैप डिस्ट js bootstrap.bundle.js, आप लोग इसको यूज़ करें ताकि बूटस्ट्रैप के JS की जो फाइल है वो भी लिंक हो जाए, ताकि आपका वो वाला बाकी सब काम कर रहे हो। जिस तरह ड्रॉप डाउन है ये अब काम करेगा, लेकिन अगर आप इसको यूज़ नहीं करते
तो अब ये आपका ड्रॉप डाउन काम नहीं करता। यस सर। करेंगे तो ये काम करेगा। ओके, JS script.js। सबसे पहले मैप फिल्टर फाइंड और स्प्रेड स्ट्रक्चर ठीक है। ये कुछ एडवांस JS के टॉपिक्स। उसके बाद फिर हमने आई थिंक फॉर ऑफ लूप कर लिया है, ऐसे ही है। तो फॉर ऑफ लूप और उसके साथ ही फॉर इन लूप। फॉर ऑफ लूप आपका जो होता है वो होता है एरे के लिए, और फॉर इन लूप जो होता है वो आपके लिए ऑब्जेक्ट के लिए होता है। ठीक है। ओके, लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास कुछ यूजर्स थे की जरूरत नहीं। JS स्क्रिप्ट, हमारे पास कुछ यूजर्स हैं ऑलरेडी। ठीक हो गया जी। नेम अहमद, बिलाल, दाऊद, एहसान, फैसल, ये उनकी ईमेल है, सिटी ये है, एज उनकी, आईडी यूनिक। ओके, आप नेम भी सेम पॉसिबल है, ईमेल भी सेम पॉसिबल है, सिटी भी पॉसिबल है, एज भी पॉसिबल है, आईडी यूनिक होगी। ऐसा ही है, नादरा में सारी चीज़ें सेम हो सकती हैं लेकिन CNAC नंबर आपका हमेशा चेंज होगा। फादर नेम सेम पॉसिबल है। अक्सर यहाँ पे हम मुस्लिम कम्युनिटी में हैं तो मुसलमानों में क्या होता है कि हम मोहम्मद नाम रख देते हैं बस, तो CNAC में भी सिर्फ मोहम्मद लिखवा देते हैं। फादर नेम भी सेम हो गया। इवन के अगर ईमेल आ जाती है तो एक भाई दो यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, mohammed@gmail.com यूज़ कर लिया, लेट्स सपोज एडमिशन फॉर्म दिया तो सेम, एड्रेस भी सेम है, सिटी भी सेम है, सब कुछ ही सेम है, लेकिन CNAC नंबर चेंज है। ठीक है। उसी तरह जब आप लोग कोई भी फॉर्म सबमिट कर रहे होते हैं या कोई भी एलिमेंट क्रिएट कर रहे होते हैं, हम उसमें यूनिक आईडी पास कर देते हैं। यूनिक आईडी बनाने का तरीका याद है? math.random.toString 36 स्पेस में, उसके बाद .slice2, इससे आपका यूनिक रैंडम आईडी जनरेट होती जाएगी। मैथ और रैंडम से रैंडम नंबर होगा, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए टू स्ट्रिंग 36 पास कर देंगे ताकि 0 to 1 और A to Z भी आ जाए। अब ये इतने कोड की मदद से नंबर क्या जनरेट होगा, 0 डॉट और आगे कुछ स्ट्रिंग और नंबर वगैरह होती हैं। तो 0 डॉट हमें चाहिए नहीं तो हम स्लाइस कर देते हैं ताकि 0 डॉट खत्म हो जाए और उससे आगे से वो स्टार्ट हो। ओके, यूजर्स हमारे पास ये मौजूद है। रिएक्ट में क्या होगा, आप ये सारे ही मेथड्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे। मैप मेथड क्या करता है, लेट्स सपोज ये डाटा आपका आ गया डेटाबेस से। ठीक है, यूजर्स का डाटा आ गया डेटाबेस से। अब अगर आपने इसको टेबल में शो करवाना है तो अभी हम क्या कर रहे होते हैं, लूप चला रहे होते हैं सिंपल। रिएक्ट में क्या होगा, रिएक्ट में आप मैप यूज़ कर रहे होंगे। तो मैप यूज़ करने का तरीका, लेट यूजर्स, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यूजर्स मैप, यूजर्स हमारे पास क्या है, एक एरे है, एरे में ही मैप मेथड चलता है। यूजर्स रूट, अच्छा अब इसमें देखें फिल्टर भी आ गया, फाइंड भी आ गया और आपके पास मैप भी आ गया। ठीक है, तो मैप आपका यूजर्स में मैप मेथड चल गया। इसके अंदर आप लोग एक कॉल बैक फंक्शन को यूज करते हैं। ये आपका फंक्शन कौन सा बन गया, कॉल बैक एरो फंक्शन हो गया। इस फंक्शन का कोई नेम नहीं है तो इसको क्या कहेंगे, नॉनिमॉस फंक्शन। ठीक है, नॉनिमॉस फंक्शन बन जाएगा। ओके, इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप लोग यहाँ पर एंटर कर देंगे। इस जगह पर आपको अब जब मैप चला, यहाँ पर फर्स्ट में आपको 1 by 1 करके ये ऑब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, हमारे पास वेरिएबल का नेम क्या है, यूजर्स, तो उसके अंदर हम क्या एक्सपेक्ट करें, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट में क्या चीज़ एक है, यूजर, यूजर। ठीक है, 1 by 1 करके वो एलिमेंट मिल जाएगा। सेकंड पैरामीटर में अब देखें, आपको वैल्यू मिल गई। सेकंड में आपको क्या मिल रहा है, इंडेक्स है।
ठीक है, तो इंडेक्स को हम आई से रेफर करते हैं। उसके बाद हमें क्या मिल रहा है, एरे, ठीक है। तो थर्ड पैरामीटर में आपको एज इट इज ये कंप्लीट एरे मिल रही होती है, ठीक है, जो कि हम मैप में यूज नहीं कर रहे होते हैं। मैंने आज तक कभी यूज नहीं किया, कभी जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन डेफिनेटली इन्होंने बनाया तो कहीं ना कहीं यूज केस इसका हो रहा होगा, लेकिन अब तक मैंने कभी यूज नहीं किया। ओके, यूजर्स डॉट मैप, ओके, CLO यूजर करते हैं आप, CLO यूजर और CLO आई। जैसे ही सेव करेंगे, यहाँ पर आपके पास ये देखें, इंडेक्स 0 में आपके पास अहमद, उसके बाद बिलाल, दाऊद, एहसान और फैसल, ठीक है जी। आपके पास 1 बाय 1 करके वो एलिमेंट आ गए, मीन्स के लूप चलती है। लेकिन हम कर क्या सकते हैं, यही काम तो हम लूप में भी कर सकते हैं। मैप में क्या होता है, मैप में आप चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। चेंज करने से रिटर्न कर दो, ठीक है। रिटर्न क्या करना है आपने, एक ऑब्जेक्ट, ओके, लेट्स सपोज लेट ओल्ड यूजर, ओल्ड यूजर क्या आपके पास, ये यूजर इक्वल टू यूजर, ओल्ड यूजर डॉट, अब देखें ओल्ड यूजर में आपके पास यूजर आ गया और यूजर की सारी प्रॉपर्टी आ गई आपके पास, नेम, ईमेल, सिटी, एज और आईडी। लेट्स सपोज ओल्ड यूजर डॉट एज है, जितने भी यूजर हैं उनकी एज जो है, ओल्ड यूजर डॉट एज इक्वल टू ओल्ड यूजर डॉट एज प्लस 5 करते हैं, ठीक है। अब जितने भी यूजर्स होंगे उनकी एज जो है 5 ईयर्स एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है, प्लस 5 ईयर हो रहा होगा। रिटर्न कर दो ओल्ड यूजर। अब आप इसको देख सकते होंगे, CLO यूजर्स, CLO मैप यूजर्स, मैप यूजर्स में अपडेटेड डाटा होगा। ये मैप मेथड क्या करता है, फाइंड क्या करता है, फिल्टर क्या करता है, ये एक न्यू एरे की कॉपी बना रहा होता है, ठीक है। ओरिजिनल डाटा को नहीं छेड़ता, ये न्यू ही डाटा को जनरेट कर रहा होता है रिटर्न की मदद से। सेव करें तो ये देखें यूजर्स, इसकी एज कितनी है 23, फर्स्ट की अहमद की, लेकिन मैप यूजर्स में कितनी हो रही होगी 28 होनी चाहिए, ओके, एज 23 ही है। अच्छा, इसने क्या किया, इसने इसको भी अपडेट कर दिया, लेकिन ये होना नहीं चाहिए था। लेट ओल्ड यूजर, हम क्या करें, यूजर इसको स्प्रेड कर दें। अच्छा, इस तरह स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। हमने मैं इसको बाद में मजीद दिखाता हूँ। ओल्ड यूजर डॉट एज, ओल्ड यूजर डॉट एज प्लस 5 रिटर्न ओल्ड यूजर, ओके, एज 18, एज 23, ठीक है। तो हम पहले क्या हो रहा था, हमने ओल्ड यूज़र को बराबर कर दिया यूज़र के, तो ये क्या हो गया इसके यूज़र को, बहरहाल होना नहीं चाहिए था वो भी, लेकिन अब हो रहा है, तो आप इस तरह कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने क्या किया, जिस तरह हम एरे की कॉपी बना सकते हैं यूज़र डॉट स्लाइस की मदद से, ठीक है, बना सकते हैं ना, जीरो करेंगे जितने भी होंगे सारे आ जाएंगे। डाटा को स्प्रेड करने का मतलब होता है, अब ओल्ड यूज़र, आपने एक ऑब्जेक्ट ही लेना है, आपने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, उसके अंदर आपको डाटा कौन सा चाहिए, यूज़र का चाहिए, तो आपने यूज़र का जितना भी डाटा है वो सारा स्प्रेड कर देना है। इसका मतलब है कि यूज़र का जितना डाटा था वो एक ऑब्जेक्ट में आ गया, मीन्स के जब आपने इसको स्प्रेड किया तो आपके पास फर्स्ट टाइम आएगा ये सब,
इस तरह वो आ जाएगा। उसी तरह सेकंड टाइम, फिर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इस तरह 1 बाय 1 करके डाटा स्प्रेड होता रहेगा, स्टोर हो जाएगा ओल्ड यूज़र में। ओल्ड यूज़र की एज में प्लस कर दें 5 और रिटर्न कर दें ओल्ड यूज़र। ठीक है, तो इस तरह ये आपका मैप मेथड क्या करता है, आप डाटा को चेंज कर सकते हैं। और रिएक्ट में क्या होगा कि जब आपके पास डाटा आ रहा होगा, आप मैप मेथड की मदद से ही इसको रेंडर करवा रहे होते हैं। सिंपल। ओके, ये आपका मैप मेथड। अब फिल्टर में क्या होता है, डाटा फिल्टर कर सकते हैं। लाइक आपने देखना है कि वो वाले यूज़र आप गेट करें जिनकी एज 18 या उससे अबव है। ठीक है, लेट्स सपोज पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, उसमें से आप चेक करना चाहते हैं कि वोट कितने लोग डाल सकते हैं, तो जिनका CNAC बना हुआ है 18 और 18 से अबव है वही डाल सकते होंगे, आपको डाटा मिल जाएगा। तो फिल्टर मेथड आप किस तरह कर सकते हैं, सारी चीज़ें सेम, मैप, फिल्टर और फाइंड है, सिंटैक्स सेम है, फंक्शनैलिटी चेंज है बस। लेट फिल्टर्ड यूजर्स इक्वल टू यूजर्स डॉट फिल्टर, फंक्शन कॉल बैक बन गया, 1 बाय 1 करके यूजर, सेकंड में इंडेक्स और थर्ड में आपको कंप्लीट एरे ही मिलती होगी। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए नहीं। ओके, रिटर्न करो। रिटर्न उसको करो जिस यूजर की एज बड़ी है 18 से। ठीक है जी, और सी एलो कर दें फिल्टर यूजर्स, तो आपके पास अब यहाँ पर कितने यूजर हैं जिनकी एज 18 से अबव है, कौन कौन से? 18 से ऊपर या 18 से ऊपर 3। ठीक है, ID2, ID4 और ID5। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास बिलाल जिसकी ID2, ihsan जिसकी ID4 और फैसल जिसकी ID5। ठीक है, तो इस तरह ही आपके पास डाटा फिल्टर होके आ जाता है। आप चाहते हैं कि उसको भी लेकर आओ जिसकी एज 18 हो चुकी है, 18 और 18 से अबव हो, तो यहाँ पर ही आप सिंपल इक्वल लगा दें, ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, तो आपके पास 4 आ जाएंगे, इसमें ये फर्स्ट भी आ जाएगा। आप चाहते हैं कि सिर्फ उन यूज़र्स को गेट करो जिनकी एज 18 से कम है। ठीक है, तो अब आपके पास ID3 वाला सिर्फ एक आएगा। ठीक हो गया। तो आप चाहते हैं कि उस यूज़र को गेट करो जिसकी ईमेल बराबर है bilal@gmail.com के। अच्छा, अब हमें पता है कि हम डाटा हमेशा यूनिक ले रहे हैं। ठीक है, आईडी हम हमेशा, ईमेल हमेशा यूनिक ले रहे हैं, तो सेम ईमेल पे हम डाटा गेट भी नहीं कर रहे हैं। अब हमने जब वो वाला एलिमेंट गेट करना है तो आपके पास एक ही एलिमेंट आएगा, आपको भी पता है। ठीक है, सेव करें तो आपके पास एक ही एलिमेंट आ रहा है। जब एक एलिमेंट आ रहा है तो इसे फिर एरे में नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसे सिर्फ ऑब्जेक्ट में ही आना चाहिए क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। अब अगर इसमें से आपने इस यूज़र को गेट करना है तो आप क्या करेंगे, फिल्टर्ड यूजर्स 0 मीन्स के इंडेक्स 0 की जो भी वैल्यू है वो दे दो, सेव करें तो आपके पास अब ये ऑब्जेक्ट आ रहा होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको इस तरह नहीं करते हैं तो आपको ये एरे में देगा, मीन्स के मैप और फिल्टर जो है आपको एरे रिटर्न करके देती है। अच्छा, अब ये जो चीज़ है एक्चुअल में आप किसी चीज़ को फाइंड कर रहे हैं, किसी एक एलिमेंट को ही, तो यही सारा कोड आप फाइंड के अंदर लें और फिल्टर्ड यूज़र की जगह फाइंड यूज़र, यहाँ पर आप फाइंड
आप सेव करें तो ये देखें एरे फिल्टर जो है आपको एरे रिटर्न करके दे रही है और फाइंड मेथड जो है वो आपको ऑब्जेक्ट मीन्स के वो एक सिंगल एलिमेंट आपको रिटर्न करके दे रहा है। तो ये डिफरेंस है इसमें। ओके अच्छा, अब अगर आपके पास बिलाल ए कह दें, ठीक है, बिलाल ए, क्या हमारे पास कोई ऐसा यूज़र है जिसकी ईमेल बिलाल ए है @gmail.com? नहीं है ना। इसने क्या करना है, इसने फिर भी आपको ब्लैंक एरे रिटर्न करके देना है। सेव करें तो आपके पास ब्लैंक एरे आएगी, ठीक है। और अगर आप इस पर कंडीशन लगाना चाहें तो ब्लैंक एरे आपका ट्रू कंसिडर होता है। लेकिन अगर आप इसको फाइंड करें और फाइंड में अब आपको ये नहीं मिलेगा तो इसने आपको अनडिफाइंड रिटर्न करके दे देना। तो अनडिफाइंड आपकी वैल्यू फॉल्स होती है, तो फिर आपके लिए कंडीशन वाइज काम करना आसान हो जाएगा, ठीक है। फिल्टर यूजर्स में आप कंडीशन क्या लगाते हैं, इफ फिल्टर्ड यूजर्स डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन लगती। फाइंड में क्या होता, इफ फाइंड यूजर, बस। अगर तो ऑब्जेक्ट है तो वो कंसीडर ट्रू होगा, अदरवाइज ये आपका अनडिफाइंड रिटर्न होता है वो आपका फॉल्स होगा, ठीक है। तो कंडीशन भी देखें, आपका कोड मजीद कम हो गया, आसान हो गया। जी क्लियर इतना। मैप मेथड आपको सिर्फ मैप चलाता है जो कि रिएक्ट में यूज होता है। फिल्टर के लिए आप फिल्टर को यूज करेंगे और फाइंड करने के लिए जो कि एक एलिमेंट को ही रिटर्न करेगा। अच्छा, एक एलिमेंट जो है इसमें सिटी फैसलाबाद 3 है, जब आप फाइंड करेंगे बाय सिटी, इसने आपको पहला रिटर्न करके दे देना है। इसको जो भी पहले मिलेगा ये उसको ही रिटर्न करके देगा, ठीक है। और अगर आप फिल्टर करेंगे तो फिल्टर में आपके पास ये तीनों आ रहे होंगे 1 बाय 1 करके। सबसे पहले ये आएगा, उसके बाद ये और फिर ये आएगा। जी क्लियर इतना। कोई सवाल हो किसी का? जी व्यास पे क्लियर है। ओके, स्प्रेड लेट यूजर इक्वल टू ऑब्जेक्ट। ओके, लेट यूजर लेट अपडेटेड यूजर। हमने इस यूजर का सिर्फ लेट सपोज यूजर चाहता है कि मैं अपनी ईमेल को अपडेट करूँ। सर अक्सर प्लेटफॉर्म में होता है कि यूजर अपनी ईमेल को अपडेट कर सकते हैं, तो इसने ईमेल को चेंज कर दिया और लिख दिया अहमद abc एट या फिर अहमद एट yahoo.com इसने कर दिया। पहले जीमेल की आईडी को यूज कर रहा था लेकिन अब उसने याहू में शिफ्ट किया तो उसने फेसबुक पे अपनी ईमेल को अपडेट कर दिया। ओके, अब हमें इस यूजर में न्यू डाटा चाहिए, तो हम क्या करते हैं, लेट मर्ज डाटा इक्वल टू, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्योंकि यूजर आपका ऑब्जेक्ट ही है। सबसे पहले आप इसमें यूजर को स्प्रेड करेंगे, ठीक है। अब अगर आप कंसोल देखना चाहें, CLO यूजर यूजर और मर्ज डाटा, ठीक है। आपके पास यूजर, कंप्लीट यूजर, अपडेटेड यूजर में ईमेल, मर्ज डाटा में अभी देखें पुरानी ईमेल ही आ रही है, सेम एज इट इज जो यूजर है। लेकिन हमें अपडेटेड डाटा में क्या चाहिए, जो इसकी ईमेल ये वाली है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल पुराना डाटा पहले, ठीक हो गया, कोमा कॉलन और सॉरी अपडेटेड यूजर। अब जब आप करेंगे तो अब आप देखें इसकी ईमेल जो है अब न्यू वाली आ रही है। ऑब्जेक्ट में क्या होता है,
ऑब्जेक्ट, लेट ऑब्जेक्ट इक्वल टू, आपने यहाँ पे ईमेल लिखी abc.com कॉलम ईमेल yahoo.com, जो डाटा बाद में आ रहा होगा वो उसको कंसिडर करेगा ट्रू। तो अब अगर आप ऑब्जेक्ट देखेंगे तो ईमेल प्रॉपर्टी दोनों की सेम है, वैल्यू चेंज है, इसने क्या करना है yahoo.com को कंसिडर करेगा। ठीक है, तो यही चीज़ अब आपकी इसमें हो रही है। सबसे पहले आपका डाटा आया ये वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये स्प्रेड हो गया। ठीक है, उसके बाद डाटा आया अपडेटेड यूज़र का, और अपडेटेड यूज़र का डाटा ये है। अब इसमें आगे 2 ईमेल, तो इसने पहले वाले को छोड़ देना है और नेक्स्ट वाला जो भी है ahmed@yahoo.com ये उसको गेट कर देगा। ठीक है, ये चीज़ होती है। या फिर आप एक और चीज़ कर सकते हैं, ईमेल और यहाँ पर एक और डेट मॉडिफाइड जुलाई 2023। ओके, यूज़र में डेट मॉडिफाइड नहीं है, ठीक है, अपडेटेड यूज़र में है। तो मर्ज डाटा जब हो रहा होगा उसमें अब ये डेट मॉडिफाइड भी आएगा। सेव करें तो ये देखें आपके पास इसमें डेट मॉडिफाइड भी आ रहा है। ईमेल को उसने अपडेट किया और न्यू जो प्रॉपर्टी जो पुराने वाले में नहीं थी उसको उसने इसके साथ मर्ज कर दिया, तो अब ये डाटा आपके पास आ रहा है साथ ही। ये आपका स्प्रेड करना, इस तरह ये डाटा को स्प्रेड किया रहता है। डी स्ट्रक्चर किस तरह किया जाता है, लेट सपोज डी स्ट्रक्चर, लेट नेम इक्वल टू यूजर डॉट नेम, let age equal to user dot age, let city equal to user dot city। ठीक है, लेट्स सपोज हमने यूजर से 3 डाटा, उस यूजर में से 3 उसकी प्रॉपर्टी को गेट कर लिया। एक तरीका ये है और एक तरीका है लेट। अच्छा, अब ये यूजर, हमने डाटा गेट करना है यूजर से, यूजर की डाटा टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे इक्वल, हमने डाटा गेट कहाँ से करना है, यूजर से। ठीक है, यूजर से डाटा गेट क्या करना है, नेम एज सिटी। एक ये तरीका, जो काम आप लोग मल्टीपल लाइंस में लेंथी कोड कर रहे थे वही चीज़ अब आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका डी स्ट्रक्चर इस तरह होता है, सिंपल। यूजर डॉट नेम आप इसको किसी भी वेरिएबल में डिफाइन कर सकते थे, लेकिन इसमें क्या हो रहा है आपको सेम ही वेरिएबल नेम मिल रहा होगा। तो आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं। उसके बाद टर्नरी ऑपरेटर, लेट ए इक्वल टू 5, लेट बी इक्वल टू 10। बी की जरूरत नहीं। अगर ए बड़ा है 5 से तो इंसॉल कर दो ट्रू, एल्स कर दो फॉल्स। ठीक है, तो अब कंसोल क्या होगा, जी ताहिर भाई क्या होगा, जी ए बराबर है 5 के, ए 5 से बड़ा नहीं है। ठीक है, तो ये फॉल्स आ जाएगा। सेव किया तो आपके पास फॉल्स आ रहा है। इसी चीज़ को अगर आप टर्नरी ऑपरेटर में लिखना चाहें तो फिर आप क्या कर सकते हैं, ए ग्रेटर देन 5। ठीक है, ये आपकी स्टेटमेंट आ गई, क्वेश्चन मार्क,
क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है अगर, टर्नरी ऑपरेटर में अगर, इफ ए ग्रेटर देन 5 तो कंसोल क्या करो, ट्रू, कॉलन के बाद आप इसको कंडीशन देते हैं फॉल्स वाली। जो काम आप लोग इफ स्टेटमेंट की मदद से कर रहे थे वही कंडीशन अगर आप टर्नरी ऑपरेटर की मदद से करें तो टर्नरी ऑपरेटर में आप इस तरह यूज कर रहे होते हैं। तो अब आपके पास ये 2 फॉल्स आ रहे होंगे, लेकिन अगर आप इसको 6 करते हैं तो दोनों जगह अब आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका टर्नरी ऑपरेटर है और ये आपका सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट। एक्चुअल में टर्नरी ऑपरेटर आपकी कंडीशंस ही होती हैं, लेकिन लिखने का तरीका चेंज होता है। रिएक्ट में जब आप लोग कोड कर रहे होंगे, जब आप लोग HTML के अंदर ही लिख रहे होंगे तो उस टाइम क्या होता है, आप इफ स्टेटमेंट को यूज़ नहीं कर सकते हैं, आप टर्नरी ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं। लेट सपोज ऊपर कहीं है 5 ही लिखा हुआ है, या फिर लेट इज ऑथेंटिकेटेड। इस ऑथेंटिकेटेड का मतलब होता है कि क्या यूज़र लॉगिन है या नहीं है। इस ऑथेंटिकेटेड आप करते हैं ट्रू, तो यूज़र क्या हो गया, लॉगिन हो गया। if अगर तो इस ऑथेंटिकेटेड है लॉग्ड इन, अदरवाइज लॉग्ड आउट का बटन आ जाए। ठीक है, अगर इस ऑथेंटिकेटेड अगर होगा तो लॉग्ड आउट का बटन आए। अगर इस ऑथेंटिकेट मीन्स के लॉगिन नहीं है तो फिर क्या है, लॉग्ड इन का बटन आ जाए। आपने देखा होगा अक्सर वेबसाइट में यूज़र लॉगिन हो तो डैशबोर्ड और लॉग आउट का बटन आ जाता है, लेकिन अगर लॉगिन नहीं है तो फिर सिंपल लॉगिन का बटन आ रहा होता है। ठीक है जी, तो वो इस बेस पर ही हो रहा होता है। इस ऑथेंटिकेटेड है तो लॉग आउट का बटन, अदरवाइज लॉगिन का बटन। तो यही चीज़ फिर आप यहाँ पे कर सकते हैं, इज ऑथेंटिकेटेड। अगर तो ट्रू है तो फिर क्या दिखाओ, लॉग आउट का बटन, अदरवाइज दिखाओ लॉगिन बटन। ओके, ये आप लोग इसको सिंपल वहाँ पर बटन लॉग आउट, अगर तो इज ऑथेंटिकेटेड है तो लॉग आउट, अदरवाइज लॉगिन। तो ये आप फिर इस तरीके से इन चीज़ों को मैंने करनी टर्नरी ऑपरेटर में। डेफिनेटली अभी उस तरह की एग्जांपल्स नहीं मैं दे सकता, जब रिएक्ट में हम पहुंचेंगे तो फिर आप लोग के लिए ये मज़ीद आसान हो जाएगा। अभी जाहिर सी बात मुश्किल लग रही है चीज़ें क्योंकि फर्स्ट टाइम है, लेकिन जब आप लोग इसके यूज़ टू हो जाएंगे, क्योंकि मैप मेथड तो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होगा, बहुत ही ज़्यादा। फ़िल्टर डिपेंड करता है कि अगर आप डाटा को फ़िल्टर कर रहे हैं या फाइंड कर रहे हैं, लेकिन मैप मेथड ने चलना ही चलना है और बहुत चलना है। कंडीशंस के लिए हम फिर इफ़ की जगह टर्नरी ऑपरेटर यूज़ कर रहे होते हैं, ये चीज़ हम यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। एरे अगर है तो आप फॉर ऑफ लूप यूज़ कर लेंगे, अगर ऑब्जेक्ट है तो फॉर इन लूप यूज़ कर लेंगे। लेकिन मैप मेथड और टर्नरी ऑपरेटर ये बहुत ज़्यादा चलेगा आपका। उसके बाद हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है यूज़र के नाम से, इस पे लूप चला लेते हैं। फॉर ऑफ लूप, लेट फॉर, बस ये सिंपल सा, लेट यूज़र ऑफ यूज़र्स CLO यूज़र, ये आपका फॉर ऑफ लूप। ठीक है, 1 बाय 1 करके आपके पास यूज़र आ रहा होगा। यही अगर आपने ऑब्जेक्ट के लिए चलाना है, यूज़र आपका ऑब्जेक्ट है, इसमें क्या होता है, इसमें हमें प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं। फॉर लेट prop इन यूज़र CLO prop, तो आपको उसकी प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं कि उस ऑब्जेक्ट में कौन कौन सी प्रॉपर्टी है।
जब प्रॉपर्टी मिल गई क्या आप उसकी वैल्यू को गेट कर सकते हैं? यूज़र डॉट, ठीक है, यूज़र डॉट नेम, यूज़र डॉट ईमेल, यूज़र डॉट सिटी, यूज़र डॉट एज, यूज़र डॉट आईडी, आप वैल्यूज को गेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर ही देखना चाहते हैं तो यूज़र डॉट प्रॉप करेंगे, ठीक है। प्रॉप में आपको 1 बाय 1 करके नेम, ईमेल, सिटी और एज और आईडी मिल रही है। यूज़र डॉट प्रॉप करेंगे तो आपको अनडिफाइंड मिलेगा, क्योंकि यूज़र में कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जिसका नेम प्रॉप है, ठीक है। आपको 5 बार अनडिफाइंड। तो अब इस जगह पर ये वाला मेथड नहीं चलेगा, इस जगह मेथड चलना है आपका ये वाला, और यहाँ पे प्रॉप आएगा। अब ये आपका काम कर जाएगा। ये देखें यूज़र की वैल्यूज़ आ गई, ahmed@gmail.com, फैसलाबाद 18 और 1। तो यहाँ पर आप प्रॉप यूज़ कर लें, नेम अहमद है, ईमेल ये, सिटी ये, एज ये और आईडी ये। तो आप इस तरह 1 बाय 1 करके गेट कर सकते हैं। जी, अब कोई सवाल है तो पूछ लें। बस हो गया आज तक, है ना? एडवांस जावास्क्रिप्ट लग रहा है ना कि वाकई एडवांस्ड है। जैसे 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 एडवांस्ड में आप लोग जाते जाएंगे कोड आपका मजीद शॉर्ट होता जाएगा। यही टॉपिक्स हैं, टॉपिक सही है। इसी को रिएक्ट में आप लोग जितनी बार यूज़ करते जाएंगे आपके लिए उतनी आसानी होती जाएगी। डाटा टाइप्स होनी चाहिए, ये कुछ मेथड्स आपको आने चाहिए, यही जावास्क्रिप्ट है आपकी। रिएक्ट में जाके कुछ चीज़ें मजीद चेंज हो जाएंगी कि रिएक्ट में इसको यूज़ किस तरह किया जाता है। होनी HTML CSS जावास्क्रिप्ट ही है। अब अभी इसमें आप लोग इनलाइन अगर स्टाइलिंग करना चाहें तो आप लोग क्या करते हैं, स्टाइल इक्वल टू स्ट्रिंग आ गया, और स्ट्रिंग में आप लोग लेट्स सपोज कलर ब्लू कर दिया, ठीक है। उसमें क्या होगा, स्टाइल आपका ये ऑब्जेक्ट, इसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट कलर, इसमें एरर दे रहा है। रिएक्ट में जाएगा तो ठीक होगा। रिएक्ट में अगर आप लोग ये कोड करेंगे तो आपकी ऐप क्रैश हो जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें चेंज है। इसका भी रहने दें और इसका भी रहने दें। बहरहाल वक्त के साथ साथ है, कम से कम 1 साल लगता है डेवलपर बनने में कि आप लोग कह सकें कि हाँ जी। सर मैंने नेक्स्ट की थी, डायरेक्ट ही नेक्स्ट कर ली। नहीं सर मैंने पहले HTML CSS की थी। अच्छा, नेक्स्ट की बाद रिएक्ट नहीं की। जिसको रिएक्ट नहीं आती है वो नेक्स्ट नहीं कर सकता। जिस तरह आप लोगों को अगर जावा स्क्रिप्ट नहीं आती है आप लोग रिएक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रिएक्ट जो है वो जावा स्क्रिप्ट बेस्ड है। नेक्स्ट जो है वो रिएक्ट बेस्ड है। अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको हम शुरू से SCSS करने लग जाते हैं, SCSS तो आप तब करेंगे ना जब आपको CSS आती है। आप लोग वेबसाइट का स्ट्रक्चर बना रहे, स्टाइलिंग करना चाहते हैं, स्टाइलिंग तो आप तब करेंगे जब आपको स्ट्रक्चर बनाना आता होगा। HTML होगी तो CSS होगी। जावास्क्रिप्ट है तो रिएक्ट है। अगर रिएक्ट नहीं है, अगर आप लोग जावास्क्रिप्ट नहीं करते हैं, आप लोग डायरेक्ट रिएक्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट JS जो वो एक रिएक्ट का फ्रेमवर्क है, ठीक है। तो उसी तरह अगर आपको रिएक्ट नहीं आती तो आप नेक्स्ट JS नहीं कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप लोग बूटस्ट्रैप CSS का फ्रेमवर्क है, आपको CSS नहीं आती, आप बूटस्ट्रैप कैसे कर सकते हैं? ठीक है, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके जाना पड़ता है। मेन जो है ना हमारा वो रिएक्ट और फायरबेस है। अभी तक हमने जो 4-5 महीने लगाए हैं, ये 4-5 महीने सिर्फ बेस बनी है कि आप लोग रिएक्ट और फायरबेस को कर सकें। जावास्क्रिप्ट में हमने टाइम भी इस तरह से ज़्यादा लगाया ताकि आप लोग जावास्क्रिप्ट आती होगी तो रिएक्ट और फायरबेस आ सकती होगी, क्योंकि आगे सिर्फ जावास्क्रिप्ट ही है और कुछ भी नहीं। तो जावास्क्रिप्ट है तो सब कुछ है। फायरबेस उसमें आपकी डाटाबेस आ जाएगी, ऑथेंटिकेशन आ जाएगी, मीन्स के लॉगिन आ गई, यूज़र साइन अप हो सकता होगा, लॉगिन हो सकता होगा, पासवर्ड भूल गया तो पासवर्ड रीसेट हो जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद अब ये फॉर्म जो है, लॉगिन का जो फॉर्म है या आप लोगों ने जहाँ का फॉर्म जो
सबमिट किया था एडमिशन फॉर्म, Yes, sir. वो डाटा कहीं ना कहीं तो सेव है ना, तो वो डाटाबेस में सेव हो रहा होगा। आप लोगों ने अपनी इमेज भी अपलोड की थी, तो इमेज डाटाबेस में नहीं स्टोर होती, इमेज आपकी स्टोरेज में स्टोर हो रही होती है, या कोई ऑडियो है या कोई वीडियो है, कोई पीडीएफ है, तो वो कहीं स्टोरेज में स्टोर हो रही है। ठीक हो गया। उसके अलावा आपकी होस्टिंग आ जाती है। अभी आप लोग डिप्लाई कर रहे हैं सर्च पे, उसके बाद आप लोग कर रहे होंगे प्रोफेशनल वेबसाइट्स उसमें गूगल फायरबेस में ही। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें फिर आपके गूगल फायरबेस में आ जाएंगी। ऑथेंटिकेशन, डेटाबेस, स्टोरेज, होस्टिंग, एनालिटिक्स। ठीक है, एनालिटिक्स में क्या होता है कि कौन सा यूज़र कब टाइम कहाँ पर किस सिस्टम से, किस मुल्क से, किस कंट्री से, किस शहर से, कहाँ से वो यूज़ कर रहा है, उसकी क्या आईपी है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज़ कर रहा है, वो मैकबुक यूज़ कर रहा है, विंडोज़ कर रहा है, सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। जी उसमें आ जाएगा। जी कोई सवाल किसी का? कहीं आज तो पूछना भी नहीं बनता। ठीक है जी।